हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान के सऊदी अरब से बेहतर होते ताल्लुकात और तेहरान की बढ़ती फौजी ताकत से इसराइल में बेचैनी बढ़ रही है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान से ताल्लुकात बढ़ाने में सऊदी अरब को ये समझ लेना चाहिए कि जो भी ईरान के नज़दीक गया उसी मुल्क की तबाही हुई है। इजराइल के एक साबिक फौजी कमांडर का कहना है कि ईरान ने 2009 के बाद से फौजी ताकत में 100 गुना इजाफा कर लिया है, इसलिए इजराइल उसके खिलाफ हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता। ईरान का कहना है कि इस वक्त उसकी फौजी ताकत सबसे ऊंची सतह पर है और ईरान अपनी फौज की हथियारों की ज़रूरत 90% मुल्क के अंदर ही पूरी करता है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बाकी रहने की भी वकालत की है, जबकि एक दिन पहले ही ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई की तो तेल अवीव और हैफा को तबाह कर दिया जाएगा और ये कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर जाना चाहिए। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करने और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब को ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने पर वार्निंग देते हुए कहा है कि जो भी ईरान से दोस्ती करता है उसे दुख से गुजरना पड़ता है। उन्होंने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद रहने की वकालत भी की है। अमेरिकी टेलीविज़न चैनल CNBC के साथ इंटरव्यू में नेतन्याहू ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को फिर से आगे बढ़ाने के लिए इजराइल के लिए उम्मीदें दोहराई हैं, जिसकी उनके मुताबिक आसमान की भी हद नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी जिम्मेदारी के बारे में बहुत साफ होना ज़रूरी है। नेतन्याहू ने सऊदी अरब को ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात के नतीजों से डराते हुए कहा है कि लेबनान को देखो, यमन को देखो, सीरिया को देखो, इराक को देखो। मिडिल ईस्ट में 95% प्रॉब्लम्स ईरान की वजह से हैं। CNBC का कहना है कि लंबी मुद्दत तक दुश्मन रहे सऊदी अरब और ईरान के बीच 10 मार्च को चीन की कोशिश से हुए समझौते से ईरान को अलग थलग करने की नेतन्याहू की डिप्लोमेटिक कोशिशों को झटका लगा है। इससे सबसे असरदार और मालदार फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट करने वाले मुल्क सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने की कोशिशों को भी पीछे कर दिया है। इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के शाह सलमान को दौरे के लिए इनवाइट भी कर लिया है। सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते के बारे में नेतन्याहू ने CNBC को बताया कि मुझे लगता है कि इस समझौते का यमन में लंबी मुद्दत से चल रहे टकराव को कम करने या इसे ख़त्म करने की ख्वाहिश शामिल है। मुझे लगता है कि सऊदी अरब और वहाँ के लीडर्स को इस बारे में कोई शक नहीं है कि उनके दुश्मन कौन हैं और उनके दोस्त कौन हैं। नेतन्याहू ने इजराइलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच टकराव को ख़त्म करने के लिए मदद करने की चीनी पेशकश के बारे में जानकारी से इनकार करते हुए कहा कि मुझे इस तरह के किसी खास ऑफर की जानकारी नहीं है। देखो, हम चीन की इज्जत करते हैं, हम चीन के साथ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे बड़े दोस्त अमेरिका के साथ हमारा ख़ास रिश्ता है। हाल ही में नेतन्याहू ने कहा था कि हम सऊदी अरब के साथ अमन चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये अमन के लिए एक और बड़ी छलांग होगी। कई मायनों में ये अरब इजराइल टकराव को ख़त्म कर देगा। नेतन्याहू ने कल CNBC को बताया कि ये देखते हुए कि ये फ़िलिस्तीनियों के साथ आगे की डिप्लोमेसी का रास्ता हमवार कर सकता है, हम अमन के दायरे को बड़े पैमाने पर फैलाना चाहते हैं। CNBC ने आगे कहा है कि अमेरिका लंबी मुद्दत से इजराइल और सऊदी ताल्लुकात को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें मुश्किल पैदा हो गई है क्योंकि सऊदी अरब अलग फ़िलिस्तीन मुल्क बनाना चाहता है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने के ऐलान से एक दिन पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया था कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी मांगी है और इजराइल के साथ समझौता करने के बदले में सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में
अमरीकी मदद चाहिए है। अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 10 मार्च को सऊदी ईरान ताल्लुकात की बहाली के इजराइल पर होने वाले असर के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच बेहतर ताल्लुकात हर किसी के लिए बेहतर हैं। इसी बीच लंदन से छपने वाले अरबी अखबार रायल यौम के मुताबिक इजराइल के एक सीनियर फौजी कमांडर मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ फौजी हमला अंजाम देने की इजराइल की सलाहियत न होने को कबूल करते हुए कहा है कि ईरान की फौजी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। इजरायली फौज ने 2009 में ईरानी न्यूक्लियर कारखानों पर हमला करने का फैसला किया था, जिसके लिए $4 अरब का बजट तय किया गया था। ब्रिक ने कहा कि हमला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इजराइल के फौजी सरबराह एक नतीजे पर पहुंच गए थे कि अगर हमला कामयाब रहा तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों की रुकावट आ सकेगी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमले से भारी नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने हमले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। साबिक इजरायली फौजी कमांडर यित्ज़हाक ब्रिक ने आगे कहा कि ये ऑपरेशन भले ही अमेरिका इसमें हिस्सा ले, इसके नतीजे में ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीने तक रुकेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि हम पर हर दिन हज़ारों मिसाइलों से हमला किया जाएगा, जो पूरी तबाही की वजह बनेगा, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, ना ही हमारे बुजुर्गों ने इसकी उम्मीद की थी। उन्होंने कहा कि हमला करने की ईरान की सलाहियत 2009 में उसकी सलाहियत से सैकड़ों गुना बढ़ गई है और ख़ास तौर से अब वे लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ इजराइल पर बमबारी करने की सलाहियत रखते हैं। ब्रिक ने कहा कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हमले अंजाम देने की सलाहियत रखती हैं और इन मिसाइलों में इजराइल के खिलाफ खतरनाक फौजी हमले और इजराइल के बुनियादी ढांचे और अहम ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत मौजूद है, जिससे भारी नुकसान होगा। इस बात पर जोर देते हुए कि लगातार इजरायली कैबिनेट बेतुकी धमकियां जारी करने की आदी हो गई है, साबिक फौजी कमांडर ने कहा कि अगर आप खाली धमकियां देते हैं और उनमें जो कहा गया है उसे लागू नहीं करते तो दूसरों की आंखों में आप भौंकने वाले कुत्ते की हैसियत रखते हैं जो काटता नहीं है। आपको याद दिला दूं कि ट्यूसडे को तेहरान में नेशनल आर्मी डे के मौके पर ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इजराइल को ईरान के खिलाफ थोड़ी सी भी कार्रवाई करने के खिलाफ सख्त धमकी देते हुए कहा था कि ईरान इसके जवाब में हैफा और तेल अवीव को तबाह कर देगा। उन्होंने साथ ही कहा था कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़ देना चाहिए। इसी बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सरबराह कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ईरान की बढ़ती हुई फौजी ताकत की तारीफ करते हुए कहा है कि मुल्क डिफेंस के मैदान में ताकत की सबसे ऊंची सतह तक पहुंच गया है। नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेशंस के मौके पर उन्होंने कल कई सीनियर IRGC कमांडरों और ईरानी फौज के सीनियर कमांडरों की मीटिंग में ये बात कही। उन्होंने फौजी परेड का जिक्र करते हुए कहा कि परेड में दिखाए गए हवाई, समंदरी और ज़मीनी फौज के हथियारों ने एक नई ताकत के आने की शुरुआत की है। इस परेड में जो देखा गया वो फौज के पिछले कुछ वर्षों के साथ मुकाबला करने के काबिल नहीं है और ये जाहिर करता है कि फौज ने हथियारों के बनाने के मैदान में छलांग लगाई है और ये एक लगातार आगे बढ़ने वाला प्रोसेस है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने संडे को सीनियर फौजी कमांडरों के साथ मीटिंग के दौरान फौजी ताकत के बढ़ाने पर भी जोर दिया था। आपको बता दूं कि 18 अप्रैल को ईरान ने नेशनल आर्मी डे की परेड में नए ड्रोन और मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की नुमाइश की थी। इस फौजी परेड में घरेलू मिसाइलों, टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, एडवांस ड्रोन्स, रडार सिस्टम और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसे बहुत से एडवांस हथियारों की नुमाइश की गई थी। इनमें महाजिर 6 नाम का ड्रोन भी शामिल है जो गाइडेड बम और एडवांस निगरानी इक्विपमेंट ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल ईरानी फोर्सेस के ज़रिए जंग में पहले किया जा चुका है। इसके अलावा ईरान के पहले चौड़ी बॉडी वाले लड़ाकू ड्रोन कमान 22 और साथ ही अराश, कियान
اور کرار جیسے سوسائڈ ڈرونز کو بھی دکھایا گیا ہے جنہیں زمین اور سمندروں سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ کمان 22 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی رینج تقریباً 3000 کلومیٹر ہے اور یہ 300 کلوگرام گولہ بارود لے جا سکتا ہے۔ قادر میڈیم رینج دوری کی اینٹی ایئر پلین کروز میزائل، لیزر گائیڈڈ ہوا سے زمین پر مار کرنے والی 70 میزائل، فقور 90 ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی میزائل، قائم سطح سے ہوا میں مار کرنے والی میزائل اور شفق سٹیک گائیڈڈ میزائل جس کی رینج 20 کلومیٹر ہے کو بھی آرمی پریڈ میں دکھایا گیا ہے۔ فوج کے ایئر ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے کئی گھریلو طور سے بنائے گئے میزائل ڈیفنس سسٹمز کی نمائش کی جس میں مختلف جہازوں کے ساتھ ساتھ کروز اور بیلسٹک میزائلوں کو گرانے کے لیے استعمال کی جانے والی دماوند اسٹریٹجک اور لمبی دوری کا ایئر ڈیفنس سسٹم، ناصر 40 نیویگیشن میں مددگار ریڈار سسٹم، مزید کم دوری اور کم اونچائی والا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہیں۔ نواب میڈیم رینج کا سطح سے ہوا میں مار کرنے والا میزائل ڈیفنس سسٹم، مرصاد میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم، خرداد 15 سطح سے ہوا میں مار کرنے والا میزائل ڈیفنس سسٹم اور تلاش لمبی دوری کی موبائل سطح سے ہوا میں مار کرنے والا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہیں۔ فوج نے کیان 600، کیان 700 اور کیان 800 سپر ہیوی ٹینک ٹرانسپورٹر، ذوالفقار اور تیام خاص جنگی ٹینک اور سراج توپ بھی دکھائی ہے جو 35 ملی میٹر کے گولے سے لیس ہے اور یہ ریڈار اور نئے آپٹیکل سسٹم دونوں کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹی اڑنے والی چیزوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیشنل آرمی ڈے پریڈ میں مطلع الفجر VHF 3D ریڈار، کووش پریسیجن ریڈار اور 900 کلوگرام قاصد سمارٹ بم بھی شامل تھے۔ اسی بیچ ایرانی فوج کے ایک سینئر کمانڈر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کو ہتھیاروں کے بنانے میں 90% سیلف ڈیپینڈنس حاصل ہے جو بہت جلد ڈرون کے میدان میں اچھی خبر دے گا۔ سیاری نے کل تہران میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایران کی فوج کے پاس علاقائی اتحاد کی حفاظت کرنے اور ملک کی آزادی کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے فوج کے ہتھیاروں میں بڑی تبدیلی پر زور دیتے ہوئے سیاری نے کہا کہ آج کی پریڈ میں دکھائے گئے فوجی ہتھیاروں کا پورا سیٹ ملک کے اندر بنا ہوا ہے، موسٹ ماڈرن تکنیکوں سے لیس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کے سعودی عرب سے تعلقات بہتر ہونے اور ایران کی فوجی تیاری کی وجہ سے اسرائیل میں گھبراہٹ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل سعودی اور ایران کے تعلقات کو پٹری سے اتارنے کی سازشیں ضرور کریں گے۔ حال ہی میں امریکی سینیٹر لنڈسے گریہم نے سعودی عرب اور اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ اس کے بعد نتنیاہو کا بار بار یہ کہنا کہ وہ سعودی عرب سے تعلقات نارمل کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اسرائیل فلسطین معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے، ان کے خوف کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نہ تو یمن جنگ ختم ہونا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی سعودی عرب اور سیریا کے تعلقات بحال ہونا۔ حماس کا ڈیلیگیشن سعودی عرب میں ہے جسے امریکہ اور اسرائیل ٹیررسٹ کہتے ہیں، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی ایران اور سعودی عرب کے بیچ دشمنی پیدا کرنے کی امریکی اور اسرائیلی سازشیں کامیاب ہو سکیں گی؟ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔